जय भीम साथियों। एपिसोड शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना। आज शाम 8 बजे एक खुलासा करने वाला हूं कि क्या डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेस के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है। क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है या अनजाने में हुआ है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि एक सीरियस डिस्क्रिपेंसी, एक त्रुटि हमारे सामने आई है और YouTube पे ही कुछ साथियों ने इस तरफ मुझे संकेत किया है। उसी पे मैंने पड़ताल की है, 2 दिन से उसी काम में लगा हुआ हूं। इसलिए आज 27 मार्च शाम 8 बजे ये विशेष एपिसोड रिपोर्ट देखना ना भूलें। इतिहास का छात्र हूं, इसलिए पेज नंबर और रेफरेंस के बगैर बात नहीं करूंगा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा कि गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया था, मानपत्र पढ़ा गया था और 3700 रुपये का थैला उनको दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का एक शानदार भाषण हुआ था। आज इस एपिसोड में मैं लिए चलता हूं आपको लंदन, इंग्लैंड। ये गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, वो ऐतिहासिक भाषण क्या था, यह मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बात है 20 नवंबर 1930 की। उन्होंने कहा जो भाषण में, वो बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ और इंग्लैंड के तमाम न्यूज़पेपर्स ने उस पर चर्चा की, विशेष रिपोर्ट्स छापे। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित हुए हैं। भारतीय संविधान के नवीनीकरण, नए संविधान के बारे में सोचते हुए यहां सिद्धांततः मैं दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करना मेरे और मेरे सहयोगी के लिए सम्मान की बात है और यह दृष्टिकोण जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं वो तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख, अर्थात जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत जो शासन कर रही है उसके 1/5 के बराबर है। ऐसे लोगों का नजरिया है। यह दलित लोगों का वर्ग है और मुसलमानों से स्पष्ट रूप से अलग वर्ग है। हिंदू समाज के साथ भले ही उन्हें जोड़कर देखा जाता हो, लेकिन किसी भी मायने में दलित वर्ग हिंदू समाज का अंग नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है। दलित वर्ग का अलग अस्तित्व है। इतना ही नहीं, हिंदुओं ने द्वेष भावना के कारण उनका एक अलग सामाजिक दायरा तय किया हुआ है, जो हिंदू समाज की किसी भी अन्य जातियों से बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिन्हें द्वयम दर्जे का या निचला दर्जा प्राप्त है। यहां पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, ओबीसी जिसको आप समझते हैं। परंतु दलित वर्ग का दर्जा इन सब से अलग है। उसे भूदास और गुलाम के बीच का दर्जा प्राप्त है। स्लेवरी और सर्वडम दोनों के बीच का दर्जा प्राप्त है। भूदास और गुलामों पर स्पर्श की पाबंदी नहीं थी, उसे छुआ जा सकता था। परंतु दलितों के साथ स्पर्श की पाबंदियां हैं। इसलिए गुलाम और भूदासों से भी दलितों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उनके मानवीय क्रियाकलापों पर सीमाएं तान दी गई हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उनके सार्वजनिक जीवन पर ही अस्पृश्यता के ठप्पे का असर होता है। समानता के मौके मिलने से भी उन्हें वंचित किया जाता है और मानव का अस्तित्व जिस पर आधारित है, उन मूलभूत नागरिक अधिकारों से भी उन्हें वंचित रखा जाता है। सिविल राइट्स, जो एक इंसान होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं इंसान को, उससे भी वंचित रखा जाता है।
इंग्लैंड या फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या जितनी जिस वर्ग की जनसंख्या है, वे जीवन कला के इतने संकटों से घिरे हैं कि मुझे यकीन है कि राजनीतिक समस्या के हल करने के सही रास्ते तक इसे ले जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को जितनी जल्दी हो सके हल करने की जिम्मेदारी परिषद स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि जहां तक संभव हो सके मैं इस समस्या को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं बस यह बताना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके भारत में प्रचलित नौकरशाही को रद्द करके लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार की स्थापना की जाए। मुझे यकीन है कि दलित वर्ग के दृष्टिकोण से मेरे इस विधान के बारे में कुछ लोग अचरज महसूस करेंगे, आश्चर्य महसूस करेंगे, क्योंकि दलित वर्गों को ब्रिटिश हुकूमत के साथ जोड़ने वाला धागा बिल्कुल अलग किस्म का है। धर्मांध हिंदुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी दलितों पर जो अन्याय किए हैं, उनका जो दमन किया है, उनसे आंशिक छुटकारा दिलाने वाले मुक्तिदाता के रूप में अछूतों ने अंग्रेजों का स्वागत ही किया है। हिंदू, मुसलमान और सिखों के खिलाफ होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़कर उन्होंने भारत का साम्राज्य स्थापित करवाया। इसके बदले में दलितों के विश्वस्त के रूप में भूमिका निभाने का वचन भी अंग्रेजों ने दिया था। इस तरह दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध था, लेकिन इस पृष्ठभूमि में दलितों के बीच के मन में एक परिवर्तन आया है और वह लक्षण बदलाव का संकेत है। इस मत परिवर्तन के कारणों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। केवल बहुमत के हाथों, मतलब सवर्ण हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, केवल बहुमत के हाथों अपना भविष्य सौंप देना है, इस इच्छा के कारण हमने यह अलग निर्णय लिया है। आप जानते हैं कि भारत का बहुमत और मैं जिस अल्पमत का प्रतिनिधि हूं, उसमें कभी बेहतर रिश्ते नहीं रहे। हमने इसलिए अपना अलग निर्णय ले लिया है। आगे कहते हैं कि जिन हालात में हम फंसे हैं, उसके संदर्भ में वर्तमान सरकार को हमने जांचा परखा है और अच्छी सरकार के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वह मूलतः इस सरकार में नहीं है, यह हमने पाया है। अंग्रेज सरकार की आलोचना कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर यहाँ। आज हमारे हालात और ब्रिटिश राज से पहले का भारतीय समाज की आपस में तुलना करें तो पता चलता है कि ब्रिटिशों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण हम अत्यंत घिनौने हालात में दिन बिता रहे थे। ये हालत दूर करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ किया क्या? सवाल खड़े कर रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने सामाजिक सुधार के लिए, हमारी हालत ठीक करने के लिए कुछ किया क्या? आगे सवाल उठाते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले हमें गांव के कुएं से पानी भरने पर पाबंदी थी। कुओं पर पानी भरने का अधिकार अंग्रेज शासन ने हमें कभी दिलाया क्या? अंग्रेजों के आने से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब हम मंदिरों में जा सकते हैं? अंग्रेजों के आने से पहले पुलिस में हमारी भर्ती की इजाजत नहीं थी, उस पर पाबंदी लगी हुई थी। क्या अब अंग्रेज सरकार हमें पुलिस में प्रवेश दिलवा रही है? सवाल। अंग्रेजों के आने से पहले हमें सेना में प्रवेश नहीं दिया जाता था। क्या यह अंग्रेज सरकार हमें सेना में नौकरी करने की इजाजत देती है?
क्या आज यह क्षेत्र हमारे लिए खुला है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में आप नहीं दे सकते, अर्थात आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया इस संदर्भ में। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि मैं बड़ी खुशी से यह बात मानता हूं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन हमारे हालात में उन्होंने कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। समाज की जो व्यवस्था थी उसी को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, सामाजिक व्यवस्था को ही उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। ब्रिटिशों ने 150 वर्ष तक इस देश पर राज किया, परंतु हमारे दुख खुले जख्मों की तरह वैसे ही रहे, उनका कोई इलाज नहीं किया गया। आगे बहुत शानदार और दिलचस्प भाषण है, 2 खंडों में भाषण होगा। पहला खंड अभी पढ़ रहा हूं, अगले एपिसोड में दूसरा खंड होगा। अंग्रेजों ने हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं की या वे हमारे स्थितियों के बारे में उदासीन रहे, इस कारण हम उन्हें दोष दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने पाया कि हमारी समस्याओं का तोड़ निकालने से वे पूरी तरह विफल हैं, वो सक्षम नहीं है। अंग्रेज सक्षम नहीं है हमारी समस्या को सॉल्व करने में। सिर्फ उदासीनता की समस्या होती तो हम कह सकते थे कि वह तात्कालिक हो सकती है, उसके कारण फिर हमारे राय में कोई गंभीर बदलाव नहीं आते। लेकिन हालात का गंभीरता से विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि वह केवल उदासीनता का मामला नहीं है, अपने कर्तव्यों को न जानने की अक्षमता के कारण ही ऐसा हुआ है। अंग्रेज सरकार पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। दलित वर्ग को लगता है कि भारत की अंग्रेज सरकार पर 2 तरह के गंभीर बंधन हैं। पहले बंधन का स्वरूप अंतस्थ है, अंदर का है, और जो लोग अधिकार के पदों पर हैं उनकी भूमिका, उनके हित संबंध, उनकी प्रेरणाओं के कारण ये बंधन बने हुए हैं। पहले अंग्रेज सरकार हमारे मसलों को सुलझाने में हमारी मदद नहीं कर रही। अगर इस मसलों को सुलझाने का कोई उपाय किया जाता, तो कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई उपाय किया जाता तो उसके लिए हिंदू समाज का तीव्र विरोध होता। इस बात की आशंका भी उन्हें उपाय करने से रोकता है। भारतीय समाज के मर्म स्थान पर वार करने वाले दोषों को खत्म करना जरूरी है, यह बात अंग्रेज सरकार जानती है। इन्हीं दोषों की वजह से दलित वर्ग का जीवन हजारों साल से सड़ता रहा है, यह बात भी अंग्रेज सरकार जानती है। अंग्रेज सरकार को इस बात का एहसास है कि भारत के जमींदार बहुजन समाज को बेरहमी से निचोड़ते हैं। यहाँ के पूंजीपति भी मजदूर वर्ग को लायक मजदूरी नहीं देते और न काम पर उचित सहूलियत उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी कुव्यवस्था, रीति रिवाजों के बारे में कुछ करने की पहल सरकार की नहीं रही, यह बड़े दुख की बात है। सरकार क्यों कुछ नहीं करती? जो करना चाहे वो करने के लिए क्या उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है? ये सवाल उठाते हैं डॉक्टर अंबेडकर और कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रचलित ढर्रे को, उसे धक्का लगाना, उसमें बदलाव करना उचित अंग्रेज सरकार ने नहीं समझा, क्योंकि उन्हें डर था कि हित संबंधी वर्ग अर्थात सवर्ण वर्ग द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। ऐसी सरकार से किसका और क्या कल्याण होगा? इन 2 बातों से अपाहिज सरकार से बस यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत की सामाजिक स्थितियां पहले जैसी बनी रहे।
हम ऐसी सरकार चाहते हैं, आगे कहते हैं, कि जिसके सत्ताधारी देश के सर्वोच्च हित के बारे में प्रतिबद्ध हों, कटिबद्ध हों, प्रचलित सामाजिक और आर्थिक रीति रिवाजों में सुधार लाने की कोशिश की जाए, तो लोगों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति कब नष्ट होगी और कब विद्रोह करने की प्रवृत्ति जोर मारेगी, इन दो बातों के बीच की सीमा रेखा को भांपने वाली और निडरता से सुधारों को लागू करने वाली सरकार हम चाहते हैं। अंग्रेज सरकार कभी भी इन कर्तव्यों को निभाने की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। यह सरकार, यह कार्य सिर्फ लोगों द्वारा और लोगों की चलाई जाने वाली सरकार के जरिए ही संभव है। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, आज की भारत सरकार पूरी तरह सामर्थ्यहीन है। हमारे दुख दूर करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसका मुझे यकीन हो चुका है। केवल हम ही अपने दुख को दूर कर सकते हैं, और जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आती, तब तक हम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। अंग्रेज सरकार जब तक इस देश में है, तब तक राजनीतिक सत्ता का बूंद भी हमारे हाथ में नहीं आ सकता। केवल स्वराज्य के संविधान द्वारा ही राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आने की संभावना है। इसके लिए हमारे लोगों की मुक्ति किसी और रास्ते संभव नहीं। आगे डोमिनियन स्टेटस पे बात करते हैं और कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दलित वर्ग का नजरिया आपके सामने स्पष्ट करते हुए मैंने अब तक डोमिनियन स्टेटस, स्वयं सत्तात्मक दर्जे का राज्य, डोमिनियन स्टेटस ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस शब्द का प्रयोग मैंने केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि इस शब्द के जरिए दलित वर्ग की भूमिका स्पष्ट नहीं होती। वे जानना चाहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस वाले राज्य में भारत सरकार का कामकाज किस आधार पर चलने वाला है, राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहां होगा, वह किसके हाथ में रहेगा, क्या दलित भी उसका वारिस होगा। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए आवश्यक नए संविधान की राजनीतिक व्यवस्था जब तक हाथ में नहीं आती, तब तक दलितों को संदेह है कि उन्हें राजनीतिक सत्ता का अल्पांश कुछ भी तत्व नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था का निर्माण करते हुए भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ कठोर सत्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज विभिन्न जातियों के श्रेणियों से बना हुआ है। इस समाज रचना में एक व्यवस्था पनपी है जिसके तहत बढ़ती श्रेणी के आधार पर सम्मान और उतरती श्रेणी के आधार पर अपमान की जातिगत श्रेणी बनी हुई है। समता और बंधुत्व जनतांत्रिक प्रशासन के आवश्यक अंग होते हैं, जिन्हें पनपने का अवसर यह समाज रचना कतई नहीं देता। भारत की समाज रचना बंधुत्व और प्रजातंत्र को पनपने का अवसर नहीं देता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह बात भी मान लेनी चाहिए कि बुद्धिमान प्रबुद्ध वर्ग, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग को भारतीय समाज में बहुत स्थान दिया गया है, लेकिन यह वर्ग केवल श्रेष्ठ श्रेणियों से, बड़ी जातियों से बना है। यह वर्ग भले ही देश के बारे में बोल रहा हो और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हो, किंतु जिन जातियों में वह पैदा हुआ है, उन जातियों के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण उसने अभी नहीं त्यागा है, कि जातिगत भेदभाव, डिफरेंस उसके दिमाग में बना हुआ है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो समाज की मानसिकता और राजनीतिक बनावट में आपसी संबंध होना चाहिए। और दलितों का आग्रह है
कि उस व्यवस्था को चाहिए कि वह सामाजिक मानसिकता के बारे में गौर करे। ऐसा न हो तो आप जो योजना बनाएंगे वह केवल अगले जो समाज का तबका है उस पर केंद्रित होने के कारण जिस समाज के लिए वह तैयार किया जा रहा है उसके लिए अयोग्य ही साबित होगा। तो ये भाषण का पहला भाग है, लंबा भाषण, आधा भाषण अगले एपिसोड में। तब तक कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। और आज रात 8 बजे 27 मार्च रात 8 बजे क्या डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग्स एंड स्पीचेस से छेड़छाड़ की जा रही है, इस पे हमारा स्पेशल रिपोर्ट देखना ना भूलें। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।